नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हमारी चर्चा चल रही थी दोस्तों अपने रियल एनालिसिस के पार्ट के ऊपर। रियल एनालिसिस यानी कि वास्तविक विश्लेषण। और इस वास्तविक विश्लेषण के टॉपिक के अंदर, इस पार्ट के अंदर अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था दोस्तों सीक्वेंस के बारे में। सीक्वेंस यानी कि अनुक्रम के बारे में अपन डिस्कशन कर रहे थे। क्लियर सभी स्टूडेंट को? और इस अनुक्रम में भी अपन पढ़ रहे थे क्वेश्चंस का पार्ट। लास्ट क्लास में अपन ने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस करके देखे थे। आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस के ऊपर और डिस्कशन करेंगे कि आगे आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं और इस क्वेश्चन के ऊपर भी आप स्टार लगा लेना। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पूरी संभावना, पूछा नहीं, पूरी संभावना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव दैट सीक्वेंस, prove that sequence n की पावर 1/n converges to 1 is converges to 1। हिंदी में लिख रहा हूँ, सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम n की पावर 1/n एक को अभिसरित होता है। ठीक है, लास्ट क्लास में भी ऐसे क्वेश्चंस अपने करके देखे थे। आज की क्लास में इसको थोड़ा अलग टाइप से करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से होगा तो देखना, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको क्या हो गया बीच में ही, अभिसरित होता है। इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। ठीक है, तो देखना, इसका प्रूफ देखना। वही चीज़ हमें तो क्या फाइंड करना है, हमें तो फाइंड करना है सर n की पावर 1/n - 1 लेस देन एप्सिलॉन और एक m हमें फाइंड करना है। ठीक है, वही डेफिनेशन को हमें क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है। तो देखना, सिंस xn बराबर हमें दिया हुआ है दोस्तों n की पावर 1/n। ठीक है, मैं इसमें सबसे पहले n बराबर 1 पुट करके देखता हूँ तो मुझे यहाँ से x1 का कुछ मान मिलेगा, अर्थात x1 बराबर 1 की पावर 1/1, जो रिजल्ट क्या दे रहा है, मुझे 1 दे रहा है। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, इसमें n बराबर 2 पुट करके देखता हूँ तो x2 बराबर मुझे 2 की पावर 1/2। ठीक है, मतलब √2, और √2 का मान क्या होता है, हमेशा 1 से तो बड़ा ही होता है। ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग होता है √2, तो इसका मान क्या होगा, 1 पॉइंट कुछ मैं मान लेता हूँ, यानी कि समथिंग। क्लियर सभी स्टूडेंट को? इसी प्रकार मैं n का मान अगर 3 लेता हूँ तो x3 बराबर 3 की पावर 1/3, तो ये भी क्या देगा आपको, 1 पॉइंट समथिंग देगा। ठीक है, सिमिलरली मैं चलता जाऊँ, अगर मैं n का मान 4 लेता हूँ दोस्तों, यानी कि 4 की पावर 1/4, तो ये भी क्या मिलता है आपको, 1 पॉइंट समथिंग। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ठीक है, इस प्रकार से आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप जब चलते जाते हो इस प्रकार से, तो xn की अगर मैं बात करूँ तो n की पावर 1/n, ठीक है, ये आपको रिजल्ट देगा 1 किसके ऊपर। ठीक है, जब आप इसकी बात करें इन्फिनिटिव, ठीक है, और ये 1/∞, अगर n इन्फिनिटिव की तरफ टेंड करता है तो 1 देता है, अदरवाइज ये भी रिजल्ट क्या देगा आपको, 1 पॉइंट समथिंग। बोलो, ये बात समझ में आई होगी सभी स्टूडेंट को? कहने का मतलब है सर मेरा कि आपका जो ये xn का मान है ना, वो n 1/n, ये क्या है, 1 से तो बड़ा ही है,
क्योंकि देखो सिर्फ अगर मैं x1 को छोड़ दूं तो इसके अलावा सब पे मुझे वैल्यू क्या दे रहा है, ये 1 से बड़ी दे रहा है जो xn है, यानी कि n की मैं एग्जैक्ट में कहना क्या चाह रहा था, आपको यही चीज कहना चाह रहा था। ठीक है, बाकी अगर बात करें तो देखो सबके ऊपर मान 1 पॉइंट कुछ 1 पॉइंट कुछ 1 पॉइंट कुछ आ रहा है, मतलब इस सीक्वेंस के सारे पद इस एक के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। मतलब एक क्या हो गई, इसकी लिमिट भी हो गई, तो एक के ऊपर क्या कर रहा है, ये कन्वर्ज भी कर रहा है, ये डायरेक्ट भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कह नहीं सकते अपन। ठीक है, ये पता लगाने का एक तरीका होता है। लेकिन मैंने ये चीज क्यों ओपन करके लिखी, मैं डायरेक्ट भी यहाँ से लिख सकता था, ये चीजें ना लिख के मैं डायरेक्ट ये लिख सकता था कि सिंस n की पावर 1/n ग्रेटर देन 1, ये मैं लिख सकता था। ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं, मैंने इसको आपको खोल कर दिखाया क्योंकि एग्जैक्ट में आपको पता होना चाहिए। सिर्फ इसको छोड़कर बाकी सब पर इस सीक्वेंस के सारे पद क्या हैं, 1 से बड़े ही हैं। तो वही चीज मैंने लिखी है कि इस सीक्वेंस के पद जो है वो 1 से बड़े हैं। ठीक है, अब भाई साहब मैं क्या करूं, मतलब 1 पॉइंट यहां समथिंग आ रहा था इस सीक्वेंस का मान, अगर इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, आपके पास कंडीशन क्या है कि n की पावर 1 क्या है, 1 से बड़ा है। ठीक है, और इस सीक्वेंस के सारे पद क्या आ रहे थे, 1 पॉइंट समथिंग आ रहे थे, यही आ रहा था। ठीक है, इस समथिंग को हटाया तो ये बड़ा हो गया, अरे 1 पॉइंट समथिंग मतलब 1 पॉइंट कुछ, अब वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 1.1 की पावर बराबर 1 पॉइंट समथिंग। कंफ्यूज हो रहे हो या नहीं हो रहे, एक बार दोबारा देखना यहां तक की कहानी। तो ये चीज पहले देखो, मैंने जब ओपन किया तो आपको पता है x5 x6 इस पे सब पे आपको वैल्यू 1 से तो बड़ी मिलेगी, 1 पॉइंट कुछ चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, अर्थात मैं क्या कह सकता हूं, इस सीक्वेंस के सभी पद क्या है, 1 से बड़े हैं, ये सीक्वेंस क्या है, 1 से बड़ी है, ये चीज मैं कह सकता हूं। तो 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी मतलब 1 पॉइंट कुछ हो सकती है इस सीक्वेंस के पद। तो मैं इस इक्वल को हटा के मैं 1 पॉइंट समथिंग करूं तो मैं कह सकता हूं कि इस सीक्वेंस के सारे पद 1 पॉइंट समथिंग ये यहां से लिख दिए, ऐसे मान लो यहां से ये चीज मैंने लिख दी। अब इस समथिंग को हटाता हूं तो जाहिर सी बात है, अगर मैं यहां से इस समथिंग को हटाता हूं तो क्या होगी सर, ये टर्म बड़ी होगी 1 से। बोलो ये बात समझ में आई। तो भाई साहब मैं ये लाइन लिखी, ठीक है, मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं, n की पावर 1/n बराबर 1 प्लस 1 प्लस समथिंग। ठीक है, इस समथिंग को मैं कुछ मान लेता हूं, वो क्या मान लेता हूं, मैं an मान लेता हूं, और क्या कह रहा हूं कि ये 0 से तो बड़ा ही है। ठीक है, इस समथिंग को मैं कुछ मान लेता हूं, मतलब मेरे पास n की पावर 1/n बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 प्लस an। बस मैं यही चीज समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, आपको बुक्स में अगर ये क्वेश्चन देखने जाओगे तो आपको डायरेक्ट यही चीज लिखा हुआ मिलेगा, सिंस n की पावर 1/n ग्रेटर देन 1 एन, n की पावर 1/n बराबर 1 प्लस an। बस यही 2 लाइनें आपको मिलेगी। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट में ये 2 लाइनों का मतलब क्या होता है, वो ये 2 लाइनें यहां से इस प्रकार से निकलने को आती है। ठीक है, जब आप देखते हो इस सीक्वेंस को, जब आप ओपन करके देखते हो, इसकी टर्म्स को ओपन करके देखते हो, तो आपको दिखता है कि सारे के सारे पद 1 से बड़े आ रहे हैं, अर्थात ये सीक्वेंस के सारे पद 1 से बड़े हैं। ठीक है, और यहां से इस लाइन को उठाओ तो ये लिख दी मैंने, इसको 1 पॉइंट समथिंग की जगह आप 1 प्लस समथिंग लिख सकते हो, और समथिंग को मैंने कुछ मान लिया, वो क्या माना, an के शायद 0 से बड़ा है, तो इस समथिंग की जगह an लिख दिया, तो ये नई कंडीशन आ गई। तो यहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हो एंड n की पावर 1/n बराबर 1 प्लस an। ठीक है, ये रफ कॉपी में साइड में डाल लें, रफ कॉपी नहीं सॉरी, जो भी आप नोट्स बना रहे हो ना, उन नोट्स के अंदर ये चीज साइड में जरूर डाल लेना। ठीक है, ये चीज साइड में डाल लेना, ताकि इन फ्यूचर जब आप पढ़ने बैठो तो दोबारा आपको ये ना पता लगाना पड़े कि ये कहाँ से ये लाइन्स आई। ठीक है, तो ये कहानी समझ में आ गई होगी, इसको साइड में डाल लेना अपने नोट्स के अंदर। ठीक है, अब आगे हम यहां से चलते हैं, दोनों तरफ n पावर ले लेता हूं, n की पावर 1/n, n बराबर 1 प्लस an की पावर n से n यहाँ कैंसिल हो गया, तो आपको मिला n बराबर 1 प्लस an की पावर n। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब हम जानते हैं सिंस 1 प्लस x की पावर n का जो एक्सटेंशन होता है, जो प्रसार होता है, वो होता है 1 प्लस
एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस 2 एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश, इस प्रकार से चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ x की जगह मेरे पास क्या है, an है, तो मैं यहाँ x को an से रिप्लेस कर देता हूँ। ये an, यहाँ an। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लिख दो आप, an लिख दो। ठीक है, x को किससे रिप्लेस कर दिया, an से कर दिया। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा सर n बराबर 1 प्लस an x प्लस n इंटू एन माइनस वन an बटे फैक्टोरियल 2 प्लस n इंटू एन माइनस वन एन माइनस 2 an क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश, इस प्रकार से चलता रहेगा। ठीक है, अब वही काम अपना सीक्वेंस में से एक टर्म उठाते हैं। ठीक है, एक टर्म उठाते हैं जो आपको n के अंदर रिलेशन दे। ठीक है, तो इसमें तो n है ही नहीं, तो ये तो मैं ले नहीं सकता, इसको उठाओ मान लो। ठीक है, इसको उठाते हैं तो an(x), तो इसके अंदर भी 1 प्लस nx, तो यहाँ 1 प्लस, एक सेकंड छोटी सी मिस्टेक कर गए अपन, 1 प्लस nx होता है ना, तो x की जगह an लिखना था आपको, तो an, तो यहाँ आएगा आपके पास an। अगर मैं ये टर्म उठाता हूँ तो n ग्रेटर देन an, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो n तो फिर भी नहीं बचा, यहाँ बचेगा 1 ग्रेटर देन an, लेकिन n तो बचना चाहिए, तो ये टर्म भी नहीं ले सकता, ये टर्म भी नहीं ले सकता। अब चलते हैं आगे वाली टर्म्स की तरफ। ये टर्म लेता हूं तो मेरा काम हो जाएगा, ये लेता हूं तो भी हो जाएगा, लेकिन ये टर्म लेता हूं तो मेरी कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। मुझे तो इसको दिखाना है कन्वर्जेंट, अब टर्म मैं तो वही उठाऊंगा जो मेरे लिए क्या रहे, इजी से इजी रहे। तो इससे तो मेरा काम बनता नहीं है, इससे भी नहीं बनता, इससे बनता है, इससे भी बनता है, आगे वाली सबसे बनता है, लेकिन आगे क्यों जाऊं यार, इतनी बड़ी कैलकुलेशन क्यों करनी है मुझे, जब मेरा छोटी से काम हो रहा है तो मैं बड़ी कैलकुलेशन की तरफ क्यों जाऊंगा, मेरा क्वेश्चन क्यों उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाऊंगा। तो मैं इसी को उठा लेता हूँ। ठीक है, इस टर्म को मैं उठा लेता हूं यहां से, तो नाउ n ग्रेटर देन n माइनस वन an बटे फैक्टोरियल 2। ये कहानी समझ में आई होगी, अरे ये इक्वल है। ठीक है, ये सब मिलकर इस n के बराबर हैं, लेकिन मैंने इतना सा पार्ट उठाया तो जाहिर सी बात है इतना सा पार्ट तो n से छोटा ही होगा। ये सब भाई साहब ये सारे के सारे मिलके क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तब जाके क्या हो रहा है, ये n के बराबर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हो, जैसे मान लो 10 है, ये इस प्रकार से है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और ये कितना हो गया, 3 6 और 10 हो गए। ठीक है, ये इस प्रकार से है। मैं क्या करता हूं, यहां से ये 3 उठा के निकालता हूं, तो ये 3 यही तो रहेगा, ये कंडीशन ही तो रहेगी। तो वही चीज है, ये सारे मिलकर इसके बराबर है, मैंने ये उठाया तो ये वाला इससे तो छोटा ही रहेगा यहां से, इस चीज के आधार पे। ठीक है, अब देखना इसको सोल्व करते हैं, आगे लेके चलते हैं। बोलो ये कहानी सभी बच्चों को समझ में आई होगी। ठीक है, यहां तक का मामला समझ में आया होगा। अब यहां से देखो n से n क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, फैक्टोरियल 2 का मतलब कितना होता है, 2 ही होता है, तो 2 को इधर भेज दो, तो 2 ग्रेटर देन n माइनस वन an। बोलो ये बात समझ में आई सभी स्टूडेंट को। ठीक है, यहां से आप 2 अपॉन n माइनस वन इसको इधर ले आओ। ठीक है, तो ग्रेटर देन an। बोलो ये बात समझ में आई सभी स्टूडेंट को, यहां तक की कहानी समझ में आई होगी। ठीक है, एक सेकंड, ये an स्क्वायर था ऊपर, यहाँ ये an स्क्वायर होता है, x स्क्वायर होता है ना, तो ये an स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों तरफ मैं क्या लेता हूँ, अंडर रूट ले लेता हूँ और मोड ले लेता हूँ, तो मोड ऑफ an ये लेस देन मोड ऑफ 2 अपॉन n माइनस वन। ठीक है, दोनों तरफ क्या ले लिया, मैंने मोड ले लिया। अब सिंस ये इक्वेशन मेरे पास क्या थी, 1 प्लस an बराबर n की पावर 1 अपॉन n थी। क्लियर सभी स्टूडेंट को। ठीक है, इसको इधर भेज दो,
तो भाई साहब इसको उधर भेजोगे तो an बराबर n की पावर 1/n-1, दोनों तरफ क्या लगा दो, मोड लगा दो। क्लियर सभी स्टूडेंट को, दोनों तरफ क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा। यहां तक की कहानी समझ में आई होगी सभी स्टूडेंट को, ठीक है। दोनों तरफ क्या आ जाएगा, अब मोड आ जाएगा, ठीक है। और an का मान अब वापस आप इसको रखोगे तो देखना an की जगह ये रख दो तो आप कहोगे मोड ऑफ an बराबर n की पावर 1/n-1 लेस देन मोड ऑफ 2/n-1। ये कहानी समझ में आई होगी। अरे देखो, सिंस ये कंडीशन अपनी ऊपर आई थी, कहां थी, ये रही, सॉरी ये रही, ठीक है। इसी कंडीशन को हमने कहां लिखा है, यहां लिखा है, ठीक है। 1 को इधर भेजा, दोनों तरफ मोड ले लिया, ठीक है। मोड लेने के बाद मैंने क्या किया, इस an की जगह ये रख देता हूं, ठीक है। an की जगह ये रख देता हूं और an किसके बराबर है, ये बराबर है इसके, या यहां मैं इस प्रकार से भी तो लिख सकता हूं इसको, यहां से कोई फर्क थोड़ी पड़ गया इससे। अब an इधर उधर लिख दो, उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, ठीक है। तो वही चीज यहां पे लिखी है हमने, यहां तक नोट करो और किसी स्टूडेंट को कोई डाउट यहां तक नहीं रहना चाहिए। क्लियर सभी स्टूडेंट को यह चीज समझ में आई होगी। आगे देखना, एक सेकेंड, जब हमने यहां अंडरूट लिया था दोनों तरफ तो ये अंडरूट में आएगा, ये आ गया अंडरूट में। अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये n की पावर 1/n-1 क्या होता है, लेस देन एप्सिलॉन होता है, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, लेस देन एप्सिलॉन रहेगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। नाउ अब मैं इस कंडीशन को लेकर चलता हूं तो √2/n-1 का मोड लेस देन एप्सिलॉन, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं तो मोड लगाने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर कर दूंगा तो मोड लगाने की जरूरत नहीं रहेगी और ये अंडरूट हट जाएगा। तो 2/n-1 लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। n-1 को उधर भेज दो तो 2/एप्सिलॉन लेस देन n-1, ठीक है। ये इसको इधर ले, ये एप्सिलॉन स्क्वायर, ये स्क्वायर, इसको उधर ले जाओ, इसको अब +1 को इधर ले आओ तो 2/एप्सिलॉन स्क्वायर +1 लेस देन n। तो भाई साहब ये वो m का मान है जिसके बाद में ये सीक्वेंस क्या कर जाएगी, 1 के ऊपर कन्वर्ज कर जाएगी। तो दैट इज आप कहोगे फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट 2/एप्सिलॉन स्क्वायर +1 क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, और n की पावर 1/n-1 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2/एप्सिलॉन स्क्वायर +1। अतः आप क्या कह सकते हो, विच इज शो दैट n की पावर n+1 इज कन्वर्जेस टू 1, जो कि दर्शाता है कि n की पावर 1/n एक पर या एक को अभिसरित करता है, एक पर अभिसरित है। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझते हैं, बहुत ही अच्छा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए एक बार दोबारा ऊपर की तरफ चलते हैं और इसको दोबारा एक्सप्लेन करते हैं अपन, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन का पार्ट दिया हुआ था, हमें एक सीक्वेंस दी हुई थी, ठीक है। ये सीक्वेंस क्या है, एक से बड़ी है, ये चीज़ हमें पता चल गई, एक से बड़ी है, अर्थात आप कह सकते हो कि इस सीक्वेंस के जो पद हैं वो एक से बड़े हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है भाई साहब, 1 की पावर 1/n एक से बड़ा है, तो या तो आप, मैंने इसको डायरेक्ट ओपन करके दिखा दिया, या तो आप 1/n की पावर 1 बराबर 1 पॉइंट समथिंग डायरेक्ट लिख लो, ठीक है। अगर ये किसी स्टूडेंट के नहीं सेट हो रहा तो हम जानते हैं, ये तो पता है, ये तो सेट हो गई ना सबके, कि ये जो सीक्वेंस है वो एक से बड़ी है, ये तो सबके सेट हो गई। अब एक से बड़ी है तो एक को और इसको बराबर करने के लिए इस एक में कुछ जोड़ना पड़ेगा, तो 1 प्लस समथिंग जैसे ही करूंगा, कुछ जोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अर्थात 1/n प्लस n बराबर 1 प्लस समथिंग, ठीक है। तो इस समथिंग को मैं क्या मान लेता हूं, an मान लेता हूं, और ये कैसा है, 0 से बड़ा है,
ठीक है। तो n की पावर 1/n बराबर क्या हो गया, 1 + an हो गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को, यही चीज थी यहाँ पे, दोनों तरफ पावर n ले ली, पावर n ले लिया तो मेरे पास ये आ गया। अब सिंस हम जानते हैं 1 + x की पावर n का जो एक्सटेंशन होता है वो 1 + nx + n × n - 1 x² बटे फैक्टोरियल 2 + n × n - 1 n - 2 x³ बटे फैक्टोरियल 3 + डैश डैश, इस प्रकार से चलता रहता है। यहाँ n की जगह x की जगह मेरे पास क्या है, an है, तो जहां जहां इक्वेशन में x था उसको मैंने an से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और ये 1 + an का मान मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो मेरे पास n बराबर ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में मुझे क्या करना था, मेरी मर्जी से जो आपकी मर्जी हो वो टर्म उठा लो, लेकिन ऐसी टर्म उठानी है जिससे n के बीच में रिलेशन रह जाए, ठीक है। तो यहाँ तो n था ही नहीं, कोई मतलब नहीं है, इसको उठाता हूँ तो n से n कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ भी नहीं बचता है। इसको उठाऊंगा तो मेरा काम बन जाएगा, आगे वाली से भी बन जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, इसलिए मैं इसी को ले लेता हूँ। मुझे तो वो n से बड़ा एक मान चाहिए, ठीक है। तो n से बड़ा मान देखते हैं कैसे निकलता है। तो ये n से बड़ा ये मान आ गया, ठीक है। इसको सोल्व किया, इसको सोल्व किया, तो यहाँ तक की कहानी समझ में आई। इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, और an के बराबर ये है, कैसे, यहाँ से सिंस 1 + an बराबर ये 1 को उधर भेज दिया, मोड लगा दिया, तो an की जगह मैंने ये पुट कर दिया, ठीक है। तो an बराबर ये कंडीशन आ गई, और ये क्या होती है, लेस देन एप्सिलॉन होती है, ये हम जानते हैं। इसको अब लेकर चलूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो मोड लगाने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। अरे दोनों तरफ स्क्वायर करने से कोई, मोड का मतलब क्या होता है, माइनस की नहीं होगी, ठीक है। तो स्क्वायर कर दिया तो माइनस वैसे ही नहीं रहेगी, तो ये मोड से हटा दिया। इसको सोल्व किया तो मेरे पास ये n ये इस प्रकार से आ गया, यानी कि n > 2/ε² + 1। अरे दोनों का मतलब एक ही है, मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है, n की तरफ खुला हुआ है, मतलब इधर भी n की तरफ खुला हुआ है, मतलब ये इक्वेशन सही है, ठीक है। अतः ये कंडीशन आ गई। इसका मतलब क्या होता है, n की पावर 1/n - 1 क्या करता है दोस्तों, n को कन्वर्ज करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये n को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। क्लियर कहानी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। show that the sequence where xn बराबर 1/n + 1 1/n + 2 1/n + 3 डैश डैश 1/n + n is convergent, इज कन्वर्जेंट, ठीक है। कन्वर्जेंट का मतलब अभिसारी, हमें सिद्ध करना है कि ये जो सीक्वेंस दी हुई है ये सीक्वेंस कैसी है, अभिसारी है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब मैंने बताया था कि कोई सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, अपन ने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किया था, उसमें कन्वर्जेंट, लास्ट क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन था उसके अंदर हमने जो सीक्वेंस दी हुई थी हमें xn, इसको हमने कन्वर्जेंट प्रूफ किया था नंबर 3 कंडीशन के ऊपर। इसको कन्वर्जेंट प्रूफ करने के लिए मैंने क्या बताया था कि अगर आपकी ये सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, कैसी है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, कहने का मेरा मतलब है एकदिष्ट वर्धमान है। ये कैसी है बच्चों, एकदिष्ट वर्धमान है, ये एकदिष्ट वर्धमान है, साथ ही ये मेरी कैसी है, बाउंडेड है, यानी कि परिबद्ध है। अगर मेरी ये सीक्वेंस xn बाउंडेड है और एकदिष्ट वर्धमान है तो मैं क्या कह सकता हूं, ये दोनों केस मिलकर क्या बना देते हैं, इस सीक्वेंस को कन्वर्जेंट बना देते हैं। ये क्या बना देते हैं, इस सीक्वेंस को कन्वर्जेंट यानी कि अभिसारी बना देते हैं। तो कहने का मतलब है अगर मेरी सीक्वेंस कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, साथ ही वो बाउंडेड है, तो वो सीक्वेंस मेरी कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दिखाने के लिए हम क्या करेंगे भाई साहब, हम दिखाएंगे xn + 1 माइनस xn ग्रेटर देन 0, ठीक है, या फिर xn + 1 + xn
ग्रेटर देन ये कंडीशन दिखाएंगे। इसके लिए हम ये दिखाएंगे, इसके लिए हम xn प्लस 1 माइनस xn बराबर लेकर चलेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए। क्लियर सभी स्टूडेंट को। और बाउंडेड दिखाने के लिए n बराबर 1 पे इसकी लिमिट चेक कर लेंगे और साथ ही आगे देख लेंगे ये कहाँ तक जा रहा है, तो बाउंडेड हो जाएगा। तो पहले हम इसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दिखाएंगे, इसके बाद में इसको बाउंडेड दिखाएंगे। ये दोनों चीज मैं प्रूव कर दूंगा तो मैं क्या कह सकता हूँ, मेरी ये सीक्वेंस कैसी है, कन्वर्जेंट है। बोलो ये बात समझ में आई होगी सभी स्टूडेंट को। तो देखो भाई साहब, सबसे पहले लेकर सिंस मुझे xn बराबर दिया हुआ है बच्चों 1/n प्लस 1, 1/n प्लस 2 डैश डैश 1/n प्लस n। क्लियर कहानी। आगे देखना, अब मैं सबसे पहले n बराबर 1 पुट करता हूँ इसके अंदर, तो x1 बराबर मिलता है मुझे, पहली टर्म मिलेगी 1 प्लस 1 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5, ये सीक्वेंस का पहला पद हो गया। बात करें मैं n बराबर 2 यानी कि सीक्वेंस का दूसरा पद, ठीक है, दो पदों की बात करता हूँ तो ये दोनों मान लो, ठीक है। तो कितना हो गया, आपको मिलेगा यहाँ से 1/3, तो 0 पॉइंट यहाँ से, मतलब कहने का मतलब है आपको 0 से बड़ी ही टर्म मिलेगी, ठीक है, सॉरी 0.5 से बड़ी मिलेगी, 0.7 कुछ के समथिंग आपको ये टर्म मिलेगी। यानी कि आप क्या कहोगे, यहाँ से आप कहोगे कि x1 जो है वो क्या है, छोटा है x2 से। इस प्रकार आप चलते जाओगे इसके अंदर, इस प्रकार आप चलते जाओगे और दिखाओगे कि जो xn है वो छोटा है xn प्लस 1 से, या आप दिखाओगे xn प्लस 1 बड़ा है xn से। इसके लिए आप क्या दिखाओगे, इसके लिए दिखाओगे xn प्लस 1 माइनस xn ग्रेटर देन 0, ये सिद्ध करोगे, ठीक है। तो xn तो मुझे दिया हुआ है, तो यहाँ से मैं निकालूंगा xn प्लस 1 बराबर, तो सबसे पहले n की जगह n प्लस 1 रखूंगा तो ये 1/n प्लस 2 हो जाएगा, फिर 1/n प्लस 3, फिर 1/n प्लस 4, इस प्रकार से चलता रहेगा। और यहाँ ये आ जाएगा 1/n प्लस n, एक टर्म आ जाएगी 1/2n प्लस 1 और एक टर्म आ जाएगी बच्चों 2n प्लस 2। क्लियर सभी स्टूडेंट को। लास्ट वाली टर्म कैसे आएगी, यहाँ आप जब 1/n की जगह n प्लस 1 और n प्लस 1 रखोगे तो क्या हो जाएगी, n प्लस n 2n और 1 प्लस n, और इससे जस्ट पहले वाली टर्म कौन सी होगी, इससे जस्ट पहले वाली 2n प्लस 1 होगी कि नहीं होगी। क्लियर। और इससे जस्ट पहले वाली कौन सी होगी, 1/n प्लस n होगी। क्लियर कहानी। अब देखो मैं लेकर चलता हूं नाउ xn प्लस 1 माइनस xn बराबर, पहले ये लिख दो 1 प्लस n प्लस 2, 1 प्लस n प्लस 3, 1 प्लस n प्लस 4 डैश डैश 1 प्लस n प्लस n माइनस, अब ये वाली टर्म घटा दो तो 1/n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 2, आगे पूरी टर्म नहीं लिखी इसकी, प्लस 1/2n प्लस 1 प्लस 1/2n प्लस 2 माइनस 1/n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 2 माइनस 1/n प्लस 3, फिर माइनस और डैश डैश माइनस 1/n प्लस n। देखो एक तो ये टर्म रह जाएगी, फिर यहां से लेकर ये सारी माइनस की है और ये सारी यहाँ तक की कैसी है, प्लस की है, तो ये वाली टर्म भी सारी यहाँ से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, बचेगी सिर्फ ये 3 टर्म। ठीक है, ये 3 टर्म बचेगी। तो देखना xn प्लस 1 माइनस xn बराबर 1/2n प्लस 1 प्लस 1/2n प्लस 2 माइनस 1/n प्लस 1। क्या यहाँ से कह सकते हो क्या ये ग्रेटर देन 0? नहीं कह सकते, क्योंकि ये वाली टर्म माइनस की है, तो हम एग्जैक्ट में यहाँ से पता नहीं लग पा रहा कि ये ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव है। तो इसको आगे और सोल्व करेंगे। आगे सोल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, तीनों जगह से एलसीएम, पहले इसमें से 2 एलसीएम ले लेता हूँ, सॉरी कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ 2 और n प्लस 1। अब एलसीएम लेता हूँ, तो एलसीएम एक तो ये, एक 2 और एक n प्लस 1। ठीक है, तो 2n प्लस 1 और ये 2 और n प्लस 1।
ठीक है, तो यहाँ से देखो ये तो हट जाएगा, यहाँ से ये टर्म क्या होगी, हटेगी, इससे ये 2n+1 से, तो यहाँ तो बचेगा 2n+1, फिर प्लस, अब देखो ये वाली मिट जाएगी तो बचेगा यहाँ 2n+1, फिर माइनस, अब n+1 हटेगा तो 2 × 2n+1 बचेगा। ठीक है, ऊपर वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको करो तो 2n+2 प्लस 2n+1 माइनस 4n-2, तो देखो 2n+2n 4n, तो 4n से 4n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, और बट्टे में क्या है 2n+1 और 2n+1, ऊपर क्या बचेगा 1 बचेगा सिर्फ, यानी कि xn+1 माइनस xn बराबर ऊपर बचेगा 1 और बटे में 2n+1 और 2n+1। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब तो पता चल रहा है, ऊपर वाली तो वैसे ही पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है, n भी पॉजिटिव है, तो पूरी टर्म कैसी आ गई, पॉजिटिव आ गई, तो ये कैसी आ गई, ग्रेटर देन 0 आ गई। अतः xn+1 माइनस xn ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से xn+1 ग्रेटर देन xn, जो क्या शो कर रहा है, कि xn कैसा है, एक दिष्ट वर्धमान है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो ये लाइन लिख देता हूं, which is show that xn is मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, जो कि दर्शाता है कि xn एक दिष्ट वर्धमान है। क्लियर कहानी सभी स्टूडेंट को? तो पहला पार्ट तो प्रूफ हो गया। ठीक है, पहला पार्ट तो हो गया प्रूफ। अब इस सीक्वेंस को दिखाना है मुझे बाउंडेड। ठीक है, बाउंडेड के लिए, ठीक है, अब इसको दिखाना है कैसा, बाउंडेड यानी कि परिबद्ध दिखाना है। ठीक है, तो इसके लिए देखो, सबसे पहले सिंस xn बराबर मुझे दिया हुआ 1/n+1, 1/n+2, 1/n+3 डैश डैश 1/n+n। क्लियर कहानी? सबसे पहले लोअर बाउंड कहाँ मिलेगा, n बराबर 1 पे मिलेगा, तो 8 n बराबर 1, n बराबर 1 पे xn का मान मिलेगा 1/2। 1/2 से इस टर्म का सीक्वेंस छोटा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो सिंस all terms of xn is greater than or equal to 1/2, therefore 1/2 is lower bound of xn। ठीक है, हिंदी में ये लाइन लिख रहा हूं, सिंस xn के सभी पद 1/2 या इससे बड़े हैं, अतः 1/2 xn का निम्न परिबद्ध है। अब भाई साहब, इस सीक्वेंस के अंदर हम पीछे वाली तरह तो कर नहीं सकते कि n टेंड्स टू इन्फिनिटिव लिमिट लेके, क्योंकि इसके हर टर्म के अंदर n आ रहा है, तो इसको थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ेगा। अब सिंस हम जानते हैं, सिंस n+1 जो है वो n से तो बड़ा ही होता है। अरे पता है ये n है, ये n+1 है, इसमें एक जुड़ रहा है, इससे एक ज्यादा है तो ये बड़ा ही रहेगा। दोनों को डिवाइड में कर देता हूं, पलटी मरवा देता हूं, तो ये 1+n, तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, दोनों को उल्टा कर दूंगा तो ये अब सही हो जाएगा, ये ग्रेटर देन क्या बन जाएगा, लेस देन बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार n+2 जो होता है वो भी n से बड़ा ही होता है, पलटूंगा तो 1/n+2
ग्रेटर देन 1/n। सिमिलरली इस प्रकार से मैं चलता जाऊंगा तो n+3 भी n से तो बड़ा ही होगा, तो 1/n+3 ग्रेटर देन लेस देन 1/n। इस प्रकार भाई साहब चलते जाओ, ठीक है, चलते जाओ तो लास्ट में n+n जो है वो भी n से तो बड़ा ही होगा। तो भाई साहब जब उल्टा करते हो तो 1/n+n/1/n। अब इधर वाले तरफ को दोनों टर्म्स को क्या कर दो, जोड़ दो, ठीक है। तो इधर वाले एक तरफ जुड़ेंगे, उधर वाले एक तरफ जुड़ेंगे, ठीक है। तो इन सबको ऐड करता हूं तो 1/n+1 1/n+2 1/n+3 डैश डैश 1/n+1 n+n लेस देन 1/n+1/n+1/n+1/n डैश डैश 1/n n टाइम्स तक है, ठीक है। ये लेस देन 1/n कॉमन लोगे तो ऊपर 1+1+1 कितने टाइम है, n टाइम्स तक है, यानी कि n बार है। तो इसको 1/1 × n भी लिख सकते हो, ठीक है। तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो भाई साहब क्या आ गया, 1 आ गया। मतलब ये जो सीक्वेंस आपकी n+1 +n+2 +n+3 डैश डैश 1/n+n ये 1 से क्या है, छोटी है। और ये किसके बराबर है, xn के बराबर है। अतः xn का जो मान है वो 1 से छोटा है, विच इज शो दैट all terms of xn is smaller than 1, therefore 1 is upper bound of xn, ठीक है। जो कि दर्शाता है कि xn के सभी पद 1 से छोटे हैं, अतः 1 xn का ऊपरी परिबद्ध है। अतः 1 क्या है, xn का ऊपरी परिबद्ध है। अर्थात लोअर बाउंड क्या है इस xn का, 1/2 आया था, और अपर बाउंड क्या आया, 1 आया। तो इस xn के जो सारे पद है वो 1/2 या इसके बराबर है, और 1 से सारे क्या है, छोटे हैं। हेंस xn इज बाउंडेड, यानी कि xn कैसा है, परिबद्ध है, ठीक है। तो आप xn कैसा आ गया, बाउंडेड भी आ गया, और साथ ही कैसा आ गया, एक दिष्ट वर्धमान यानी कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी आ गया। अब हम जानते हैं, वी नो दैट ये लिख दो, दैट इज xn इज monotonically increasing and bounded sequence। अर्थात हिंदी में लिख दो, अर्थात xn एक दिष्ट वर्धमान तथा परिबद्ध अनुक्रम है। और हम जानते हैं, वी नो दैट every monotonically increasing bounded sequence is convergent, हिंदी में convergent, therefore xn is
कन्वर्जेंट। ठीक है, हिंदी में लिख दो इसको, हम जानते हैं कि प्रत्येक एकदिष्ट वर्धमान परिबद्ध अनुक्रम अभिसारी होता है, अतः xn अभिसारी है। यही क्या करना था दोस्तों, हमें इस क्वेश्चन में सिद्ध करना था। आई होप ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। ठीक है, इधर वाला इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो एक बार दोबारा समझते हैं। ऊपर वाला तो सीधा सीधा था, उसमें तो कुछ नहीं था। बाउंडेड के लिए देखो, इसमें लोअर तो कहाँ मिलेगा, 1/2 पे मिलेगा, क्योंकि n बराबर 1 रख देते हैं सीधा सीधा, तो वो तो सीधा सीधा हमें मिल जाता है पहला पद। ठीक है, तो 1/2 या 1/2 से बड़े रहेंगे, तो 1/2 क्या आ गया, लोअर बाउंड आ गया। अब अपर बाउंड सीधा सीधा नहीं निकलेगा कि लिमिट लगा देंगे, क्योंकि सब में n की टर्म आ रही है। तो इसको थोड़ा इस प्रकार से सिद्ध करते हैं। हम जानते हैं, ये मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, अरे मैं चाहता तो आपके जैसे बुक में यहाँ से लिखा हुआ होगा, ये लाइन डायरेक्ट है तो मैं ये डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन समझने के लिए मैंने इसको यहाँ से लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं n+1 n से तो बड़ा होता है। तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/n+1, जब आप इसको डिवाइड में लेते हो तो ये ग्रेटर देन लेस देन में बदल जाता है। सिमिलरली ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे। इन सभी टर्म्स को जोड़ देते हैं, जोड़ूंगा तो ये वाली टर्म एक तरफ ऐड होगी, ये वाली टर्म एक तरफ ऐड होगी। तो पहले ये वाली ऐड हो जाएगी, फिर बीच में लेस देन आ जाएगा, फिर ये वाले ऐड हो जाएंगे। ठीक है, 1/n क्या ले लिया, इसमें से कॉमन ले लिया, तो ये एक कितनी बार आ रहा है, n टाइम्स तक आ रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, n से n कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया। तो 1/n, ये किसका मान है, xn का मान है, तो xn किससे छोटा आ गया, 1 से छोटा आ गया। मतलब पूरी की पूरी जो सीक्वेंस है वो 1 से छोटी आ रही है। इसका मतलब एक क्या होगा दोस्तों, इसका अपर बाउंड होगा। अतः मैं क्या कह सकता हूँ कि xn के सारे पद 1 से छोटे हैं, तो 1 क्या इसका अपर बाउंड है। यानी कि xn के सारे पद 1/2 या इसके बराबर है और 1 से छोटे हैं, मतलब 1/2 और 1 के बीच में ही घूम रहे हैं। 1/2 के ना तो उधर जा रहे ना 1 के उधर जा रहे, मतलब इधर से तो 1/2 बांध रखा है, इधर से 1 ने बांध रखा है, बीच में ही घूम रहे हैं। बीच में घूम रहे हैं मतलब 1/2 लोअर बाउंड, 1 अपर बाउंड। तो हम क्या कह सकते हैं, सीक्वेंस कैसी है, बाउंडेड है, क्योंकि इस सीक्वेंस के लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों क्या कर रहे हैं दोस्तों, एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो सीक्वेंस कैसी होगी मेरी, बाउंडेड होगी। ठीक है, और हम जानते हैं कि हर एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बाउंडेड सीक्वेंस कैसी होती है, कन्वर्जेंट होती है। और इस सीक्वेंस को हमने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी दिखा दिया, बाउंडेड भी दिखा दिया। अतः मेरी ये सीक्वेंस कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। यही क्या करना था, इसमें आपको सिद्ध करना था। आई होप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।